हेलो दोस्तों। बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBA, इसके लिए कंटिन्यू जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, इसमें नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, so that you have to watch full video so that you can understand each and everything. On the screen, 27th number question is the number of fundamental rights available in Constitution of India are. There are four options and A number is correct, that means 6. You have to know originally there were 7 fundamental rights. However, the right to property was removed as a fundamental right by 44th Amendment Act 1978, यानी 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और आपको ये भी बता दूं कि इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार जो है प्रेजेंट में जो मौलिक अधिकार है वो 6 ही है, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार रह गया, लीगल राइट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th नंबर, which one of the following fundamental rights was described by Dr. Bhimrao Ambedkar as the heart and soul of Constitution? आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा माना, क्योंकि यह व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का तंत्र प्रदान करता है। तंत्र प्रदान करना का मतलब ये हो गया कि जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये जो है इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स देयर फंडामेंटल राइट, यानी आपका जो फंडामेंटल राइट है आप उस अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इस अधिकार के बिना अन्य मौलिक अधिकार अर्थहीन है। यदि हम इसे छोड़ दें, इस बातों को छोड़ दें, इस राइट को छोड़ दें, तो अदर जितने भी आपका मौलिक अधिकार है, जो राइट है, वो कहीं ना कहीं मीनिंगलेस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 29th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे काग बोलते हैं, यानी काग ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट पीरियड है वो कितने सालों के लिए है? 6 years और 65 years of age, whichever is earlier. C is correct. Next question is, which of the following writs is bulwark of personal freedom? नियंत्रक बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ शरीर को प्रस्तुत करना है। जिस रीड की बात मैं बता रहा हूँ उसका अर्थ ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेवियस कॉर्पस, ये इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। यह रीट एक अदालत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जारी की जाती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उन्हें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। यह मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर यू दैट habeas corpus literally means to have the body of. This writ is issued by a court to a person who has detained another, ordering them to produce the detained person before the court. It is a crucial safeguard against arbitrary arrest and detention, thus protecting personal freedom. So, correct answer is C. Now, next question is supremacy of law, equality before law, and predominance
of legal spirit are the basic principles of doctrine of. There are four options, and correct option is C, doctrine of rule of law. आप उसको जानना होगा कि कानून का शासन संवैधानिक शासन में एक मौलिक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार सहित हर कोई कानून के अधीन है और कानून सर्वोच्च है, जो समानता सुनिश्चित करता है और मनमानी शासन को रोकता है। द रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इट implies that everyone is subject to the law, including the government, and that the law is supreme, ensuring equality and preventing arbitrary rule. Next question is, and correct option is C, as I told you. Next question is 32. Rule of law is antithesis of arbitrariness in all civilized societies. It has come to be regarded as mark of free society. It seeks to maintain the balance between the opposite notions of individual liberty and public order. This was opined by whom in famous habeas corpus case? Correct answer is Justice H.R. Khanna. न्यायमूर्ति H.R. खन्ना ने आपातकाल के दौरान EDM जबलपुर बनाम सिमकांत शुक्ला मामले में, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला भी कहा जाता है, इसमें यह प्रसिद्ध असम्मतिपूर्ण राय दी थी, जिसमें असाधारण परिस्थितियों में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को बनाए रखा जाता था। सो करेक्ट आंसर इज जस्टिस H.R. खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिम डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर मीन्स, यानी ये एक लैटिन कानून कहावत है, लैटिन भाषा में है, जिसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को शक्ति का कार्य सौंपा गया वह उस शक्ति या कार्य को किसी अन्य को और नहीं सौंप सकता है। यानी जो पावर किसी को दिया गया है, दिस इज अ लैटिन लीगल मैक्सिम and means that a person to whom a power or function has been delegated, जिनको पावर मिला, cannot further delegate that power or function to another. So correct option is B, a delegate cannot further delegate. Right? बहुत important question है। 34 number question, Consumer Protection Act. Consumer Protection Act 1986 is predominantly based on UN General Assembly resolution with due negotiations in the what will be? Correct option is भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों से काफ़ी प्रभावित था, जिसे मुख्य रूप से व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के माध्यम से बातचीत के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज UNCTAD। इसका यदि मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, तब फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट फैक्ट अंडर एविडेंस एक्ट 1872, यानी साक्ष्य अधिनियम 1872 के इररिलेवेंट बातों को पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 आमतौर पर तथ्यों को विचाराधीन मुद्दों के लिए प्रासंगिक होने की आवश्यकता है, बिना किसी संबंधित आचरण के बयान जो उन्हें प्रासंगिक बनाते हैं आम तौर पर अप्रासंगिक सुनी सुनाई बातें मानी जाएगी, जब तक कि वे विशिष्ट अपवादों के अंतर्गत न आए। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल that the Evidence Act 1872 generally requires facts to be relevant to the issue in question, statements without any related conduct that makes them relevant would typically be considered irrelevant hearsay unless they fall under specific exceptions। यानी जो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो इरिलेवेंट बातें आ जाती वह तब होगा जब वो घटना से जुड़ी हुई, क्वेश्चन से जुड़ी है, स्टेटमेंट से जुड़ी बिल्कुल नहीं है।
facts regarding a statement without related conduct. That means B is correct option. Facts regarding statements without related conduct. 36 number question. Test of competency of witness is. टेस्ट ऑफ कंपेटेंसी ऑफ विटनेस इज। एक गवाह की सक्षमता के लिए प्राथमिक कसौटी प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने की उनकी क्षमता है, चाहे उनकी उम्र या कोई अन्य कारक भी हो सकता है। दैट मीन्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड गिविंग रैशनल आंसर। यानी जब कभी भी गवाह को प्रश्न पूछा जाता है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने तर्कसंगत आंसर दे पाता है या क्वेश्चन को समझ पाता है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई बात। अब रूल ऑफ हियर से जो है जो सुन करके बोला जाता है, राइट। तो बोला कि विच वन इज एक्सेप्शन, कौन इसमें से अब बाद में आता है कि सुनी सुनाई बात का जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसमें से डाइंग डिक्लेरेशन, यानी ए नंबर इज करेक्ट। हाउ यू हैव टू नो द रूल ऑफ हियर से जनरली prohibits evidence of a statement made by someone who is not present in the court to testify. However, a dying declaration is a well-established exception to this rule because it is presumed that a person on the verge of death would not lie. सुनी सुनाई बात का नियम आम तौर पर ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान के साक्ष्य को प्रतिबंधित करता है जो अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं है। हालांकि मृत्युकालीन घोषणा इस नियम का एक सुस्थापित अपवाद है, क्योंकि यह माना जाता है कि मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, राइट। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज 38। कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज प्रिविलेज्ड इफ कम्युनिकेशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 की यदि बात करते हैं तो 122 में साफ साफ बताया गया है कि विवाह के अस्तित्व के दौरान पति और पत्नी के बीच किए गए संचार विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें किसी भी पति या पत्नी द्वारा प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही गोपनीयता का कोई स्पष्ट वादा रहा हो या नहीं। यह विशेष अधिकार विवाह के विघटन के बाद भी जारी रहता है। Under the Indian Evidence Act, Section 122, communications made between husband and wife during the subsistence of marriage are privileged and cannot be compelled to the disclosed by either spouse, irrespective of whether there was an express promise of confidentiality. This privilege continues even after the dissolution of marriage. So correct option is B, was made during marriage even without promise of confidentiality. So B is correct option. Now इस प्रकार आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन जो MCQ है 38 तक आपने कंप्लीट कर लिया। 27 से 38 तक का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। होप यू विल गेट good questions with the explanation. Thank you so much.